नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर सिंह और आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज सल्तनत कालीन भू राजस्व नीति थी जो उनकी। इससे पहले हमने इनका प्रशासन जो है शुरू कर रखा है और दिल्ली सल्तनत हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है। तो आज हम देखेंगे जो दिल्ली के सुल्तान होते थे उनकी भू राजस्व नीति कैसी होती थी। सबसे पहले तो हम देखेंगे भू राजस्व था उनकी आय का मुख्य साधन था। हम देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत की आय का मुख्य साधन क्या था? भू राजस्व रहा था। ज़्यादातर हम देखेंगे भारत के प्राचीन काल से लेकर अब तक देखें तो जो भू राजस्व है यहाँ से काफ़ी आय होती रही है। मुग़ल काल में भी ऐसा था, प्राचीन काल में भी, दिल्ली सल्तनत में भी, अंग्रेज़ों के समय भी देखें तो ऐसा चलता आ रहा है। तो आय का मुख्य साधन क्या था हम देखेंगे। सल्तनत काल में आय के मुख्य साधन की बात करें तो आय का जो मुख्य साधन था वो था भू राजस्व। भू राजस्व, यहाँ से दिल्ली सल्तनत को काफ़ी आय प्राप्त थी। और फिर हम देखें जो भूमि थी, भूमि कितने प्रकार की थी, उसे कितने भागों में उसका वर्गीकरण किया गया था। अब देखेंगे हम भूमि का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? भूमि का वर्गीकरण। भूमि का वर्गीकरण, भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में विभाजित किया गया। अब 4 भाग कौन कौन से? पहले हम देखेंगे एक तो थी अक्ता, फिर देखेंगे खालसा, फिर देखेंगे अनुदान भूमि थी, ग्रांट पर दी जाती थी, और चौथी कौन सी थी? जो अधीनस्थ हिंदू राजा थे या राजपूत शासक होते थे उनके अधीन होती थी, उनको भी इसमें शामिल किया गया। सबसे पहले हम देखेंगे 4 प्रकार की जो भूमि थी वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले हम देखेंगे अक्ता भूमि। अक्ता या इक्ता भी कहा गया इसे, इक्ता भूमि जो थी। उसके बाद हम बात करें दूसरे नंबर पर कौन सी भूमि थी? खालसा। खालसा भूमि थी। खालसा भूमि जो राज्य के सीधे नियंत्रण में रहती थी, यानी दिल्ली का जो सुल्तान होता था उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो भूमि होती थी, जिससे प्राप्त धन होता था या राजस्व प्राप्त होता था, वो सीधे कहाँ जमा होता था? राजकोष में ही जमा होता था। अब अक्ता ऐसी भूमि थी जो सैन्य सेवा के बदले में राज्य द्वारा या सुल्तान द्वारा अपने सैनिक अधिकारियों को दी जाती थी। वो क्या कहलाती थी? अक्ता भूमि कहलाती थी। और तीसरी की बात करें हमें यहाँ पर देखेंगे अनुदान भूमि। अनुदान भूमि यह इस प्रकार की भूमि थी। हम देखेंगे जैसे जो धर्म के बदले में, जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते थे इस्लाम के, तो उनके बदले में भूमि दी जाती थी, यानी कि ग्रांट पर दी जाती थी। किस पर? ग्रांट। ग्रांट, अनुदान भूमि या ग्रांट। और चौथे प्रकार की भूमि की हम बात करें तो ऐसी भूमि हम देखेंगे जो राजपूत शासक होते थे या हिंदू शासक, राजपूतों के अलावा जो शासक होते थे उनके अधीनस्थ भूमि जो होती थी, क्या होती थी? उनके अधीनस्थ जो भूमि होती थी उसे भी इस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया। तो 4 प्रकार की भूमि होती थी। जैसे हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत पर आक्रमण होने लगते हैं तो होता क्या है, उनको प्रत्यक्ष नियंत्रण में न रखकर हम देखेंगे उनसे टैक्स वसूल किया जाता है, उनसे कर वसूल किया जाता था, और कर के बदले में वह शासन वहाँ का था जो स्वयं चलाते थे, न कि प्रत्यक्ष रूप से जो शासक है दिल्ली का सुल्तान उसके हाथ में उनका शासन होता था। तो राजपूत या हिंदू शासक के अधीन जो भूमि होती थी वह केवल वार्षिक कर के बदले ही होती थी। तो फिर से हम देखेंगे यहाँ पर सल्तनत कालीन भू राजस्व है, इसको अच्छी से हम समझ लेंगे।
आय का मुख्य जो साधन है वो क्या रहता है? आय का मुख्य साधन हम देखेंगे, आय का मुख्य साधन रहेगा भू राजस्व। क्या रहेगा? भू राजस्व रहेगा। अब भूमि का वर्गीकरण करेंगे, भू राजस्व कैसे प्राप्त होता था, कहाँ कहाँ से होता था। तो भूमि के वर्गीकरण हम देखेंगे, इसे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में इसे बांटा गया था। फिर उसके बाद हम बात करें तो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला देखेंगे अक्ता या इक्ता भूमि, ठीक है। पहले हम इसे प्रांतीय शासन के रूप में हम इसे पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। तो अक्ता जो होती थी, सैनिक सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी, अक्ता कहलाती थी। और खालसा भूमि जो राजा या सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, वो भूमि कहलाती थी। अब अनुदान की भूमि जो धार्मिक प्रचार प्रसार के बदले धर्म गुरु उलेमा वगैरह जो होते थे, उनको भूमि दान में दी जाती थी, वो अनुदान भूमि कहलाती थी, यानी कि ग्रांट पर। फिर है राजपूत व हिंदू शासक या अधीनस्थ भूमि होती थी, इनके अधीन होती थी राजपूत शासकों के, वह भूमि होती थी। इस प्रकार से हम देखेंगे 4 प्रकार की भूमि थी। फिर हम देखेंगे कर जो होता था, टैक्स जो होता था, कौन कौन सा होता था, किस प्रकार का होता था। मुख्य रूप से हम देखें तो टैक्स 5 प्रकार का रहा था, जिसमें हम देखेंगे उसर है, खराज है, खुम्मस है, जकात है, जजिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनको, मुख्यतः 5 प्रकार का कर था। कर के 5 प्रकार जो टैक्स होता था, यहाँ पर हम देखेंगे जो टैक्स था कितने प्रकार का था? 5 प्रकार का मुख्य रूप से हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे जकात के बारे में पढ़ेंगे, जो जकात होता था। सबसे पहले हम इनके बारे में देख लें। जो जकात है, यहाँ पर हम देखेंगे जकात, खराज, फिर हम देखेंगे खुम्मस है, फिर हम देखेंगे जजिया है। इस प्रकार से फिर हम देखेंगे जो उसर है। इस प्रकार से देखें तो जो टैक्स है वो 5 प्रकार का था। जो जकात होता था वह किनसे लिया जाता था? मुसलमानों से वसूल किया जाता था। सबसे पहले हम देखेंगे उसर के बारे में। उसर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला, मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व कर था। किस प्रकार का था? भू राजस्व, यानी कि मुसलमानों से जो कृषि करते थे, जो उनकी भूमि से खेती से टैक्स लिया जाता था, वह भू राजस्व था। किनसे? हम देखेंगे उस मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व, ठीक है। उसके बाद अगले कर की बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे खराज के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा है? खराज कर जो था यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किनसे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से, जो गैर मुस्लिम थे, यानी कि मुसलमानों के अलावा अन्य जातियां थी, जो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला, लोग बाग से लिया जाने वाला भू राजस्व था। भू राजस्व जो था वो कौन सा था? खराज था। 1/3 से हम देखेंगे 1/5 भाग है, कहीं पर हमें 1/2 भी मिलता है। 1/3 से लेकर के 1/2 भाग है गैर मुसलमान जो थे उनसे खराज भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अब उसर की बात करें तो यह 10 से लेकर के 5% तक वसूल किया जाता था। हमने बात कर ली उसर की और खैराज की। दोनों क्या थे? भू राजस्व थे, और यह मुसलमानों से और यह गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। उसके बाद हम बात करें तो खुम्मस की। खुम्मस किस प्रकार का टैक्स था? यह युद्ध में, हम देखेंगे युद्ध में जो लूट से धन प्राप्त होता था या गड़ा हुआ खजाना प्राप्त होता था, उसे क्या कहा जाता था? खुम्मस कहा जाता था। खुम्मस किस प्रकार का कर था? खुम्मस था, हम देखेंगे लूट से प्राप्त जो धन था, किससे? लूट से जो प्राप्त धन होता था, या
हम देखेंगे गड़ा हुआ खजाना, गड़ा हुआ जो खजाना होता था उसे खुम्मस कहा जाता था। तो इसमें होता क्या था, जो राजकोष है उसमें 1/5 भाग राजकोष में या सुल्तान को जमा करवाया जाता था। फिर उसके बाद की बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे 4/5 भाग है जो यह सैनिकों में बांट दिया जाता था। किसको दिया जाता था? सैनिकों में बांट दिया जाता था। अब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके समय राज्य का विस्तार सर्वाधिक हुआ क्योंकि इनकी नीतियां भी अलग थी। इन्होंने क्या किया, हम देखें अलाउद्दीन खिलजी की बात करें और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इन्होंने यह काम उल्टा कर दिया। इन्होंने 4/5 भाग है सुल्तानों ने सवै रखा, राज्य के पास रखा, राजकोष को दिया, और बाकी का 1/5 भाग है जो सैनिकों को दे दिया। इस प्रकार से हम देखेंगे जो खुम्मस है, लूट से प्राप्त धन होता था या जो गड़ा हुआ खजाना होता था उसे खुम्मस कहा जाता था। नंबर 4 पे हम देखेंगे जजिया। अब जजिया जो था किस प्रकार का कर था? अब जजिया गैर मुसलमानों से किनसे वसूल किया जाता था? गैर मुसलमान जो होते थे उनसे जजिया वसूल किया जाता था। यानी जो मुस्लिम जाति है उनसे अलग कोई भी जाति है उनसे वसूल किया जाता था। और जजिया किस प्रकार का कर था? जजिया देखें तो यह धार्मिक टैक्स था जो गैर मुस्लिम से वसूला जाता था। उनके हितों के लिए या उनकी रक्षा के लिए उनसे टैक्स वसूल किया जाता था। इसमें क्या होता था, जो बूढ़े होते थे, बच्चे होते थे, या हम कहेंगे जो निशक्त जन या लंगड़े हैं, जो निशक्त जन हैं या लंगड़े हैं, या कोई साधु है या कोई पुजारी है या जो महिलाएं हैं, इनसे क्या होता था, टैक्स या जजिया कर नहीं लिया जाता था। और फिरोज शाह तुगलक के समय हम देखेंगे एक शासक हुआ दिल्ली सल्तनत का, तुगलक वंश में हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक। कौन सा है? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनसे भी टैक्स वसूल किया गया और जजिया को भू राजस्व से अलग करके इसे वसूल किया जाने लगा। इसके बाद हमारा जो टैक्स बचता है जिसे हमने पढ़ना है वो है जकात। जकात क्या था? धार्मिक कर था। ठीक है, धार्मिक कर था और यह मुसलमानों से वसूल किया जाता था। किससे वसूल किया जाता था? मुसलमानों से वसूल किया जाता था। अब वसूल कितना किया जाता था? यह 2.5% के रूप में यह वसूल किया जाता था, या हम कह सकते हैं 40% यह कर वसूल किया जाता था। और मुसलमानों की रक्षा के लिए, या हम कह सकते हैं मुसलमानों के हितार्थ, यह टैक्स वसूल किया जाता था। ये थे उनके 5 प्रकार के कर थे जो उनकी शरिया के अनुसार या इस्लाम धर्म के अनुसार वसूल किए जाते थे। हम इनके बारे में फिर से जानकारी ले लेंगे थोड़ा, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। फिर से हम यहाँ पर देखेंगे जो कर हैं 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहले हम देखेंगे उसर है, जकात है, जजिया है, ठीक है, खुम्मस है और खराज है। ये 5 प्रकार के कर हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिर से उसर जो है, उसर पहले प्रकार का कर हम देखें। यह वसूल किया जाता था मुसलमानों से। सबसे पहले देखें तो किन से वसूल किया जाता था? मुसलमानों से। और वसूल कितना किया जाता था? 10% से लेकर के 5% तक उसर वसूल किया जाता था मुसलमानों से। तथा यह किस प्रकार का कर था? यह भू राजस्व था, यानी कि क्या था? भूमि कर, भूमि कर था। अब उसके बाद हम देखें खैराज की बारी है। खैराज किस प्रकार का कर था? किन से वसूल किया जाता था? खराज जो है गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। और वसूल कितना किया जाता था? 1/3 या 1/2 भाग है वसूल किया जाता था गैर मुस्लिम लोगों से। और किस प्रकार का कर था? यह भी भूमि कर था।
यानी कि खराज गैर मुस्लिम लोगों से वसूल किया जाने वाला भूमि कर था, जो 1/3 या 1/2 भाग वसूल किया जाता था। उसके बाद हम देखें तो खुम्मस का नंबर आता है। खुम्मस किस प्रकार का कर था? यह लूट से प्राप्त जो धन होता था, युद्ध के बाद लूट मार होती थी तुर्कों के द्वारा, उससे प्राप्त जो धन होता था, या गड़ा हुआ खजाना जो होता था, लूट से या गड़ा हुआ खजाना जो प्राप्त होता था उससे होता था। 1/5 भाग है जो राजकोष में जमा होता था, और 4/5 भाग जो है सैनिकों के कोष में या सैनिकों को बांट दिया जाता था। फिर उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे उल्टा कर दिया जाता है। इनके द्वारा क्या किया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक है और अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनके द्वारा 4/5 भाग स्वयं के पास रखा जाता है, राजकोष में जमा किया जाता है, बाकी 1/5 भाग सैनिकों को दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें, चौथे नंबर पे आता है जजिया। जजिया किस प्रकार का कर था? जजिया एक गैर मुस्लिम जाति से लिया जाने वाला, गैर मुस्लिम लोगों से वसूल किया जाने वाला धार्मिक टैक्स था, और यह बूढ़े, बच्चे, निशक्तजन व साधु, पुजारी व महिलाओं पर लागू नहीं होता था, इनसे वसूल नहीं किया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? तुगलक वंश का शासक है फिरोज शाह तुगलक, क्या करता है? बूढ़े, बच्चे और निशक्तजन, पुजारी व साधु सबसे इस कर को वसूल करता है। अगला जो कर है ज़कात है। यह धार्मिक प्रकार का कर था। हम देखेंगे धार्मिक कर था। यह किससे वसूल किया जाता था? धार्मिक कर जो मुसलमानों से वसूल किया जाता था, और यह कितने % वसूल किया जाता था? 2.5% वसूल किया जाता था। मुसलमानों की रक्षा के लिए जो उनके हितार्थ इसको वसूल किया जाता था। इस प्रकार के इनके मुख्य कर थे। फिर इसके बाद देखेंगे मसाहत पद्धति जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई जाती है। भूमि की पैमाइश के आधार पर टैक्स वसूल किया जाता था, वो भी कैसे? राज्य के कर्मचारियों द्वारा उनसे लगान लिया जाता था। फिर यहाँ पर हम देखेंगे जो दिल्ली के सुल्तान हैं, दिल्ली के सुल्तान हैं, इनकी जो भू राजस्व नीति है, दिल्ली के सुल्तान हैं, इनकी भू राजस्व नीति जो है वो क्या है? सुव्यवस्थित नहीं थी। यानी कि इनकी जो भू राजस्व की नीति है उसकी व्यवस्था ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं थी। कारण क्या था? जो तुर्क थे, या हम कहेंगे सुल्तान थे दिल्ली के, वो क्या थे? एक नए सत्ताधारी थे। नए सत्ताधारी होने के कारण उनके समक्ष अनेक प्रकार की क्या थी? समस्याएं थी, अनेक प्रकार की समस्याएं थी। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत की जो भू राजस्व नीति है सुव्यवस्थित नहीं थी, जिसका कारण क्या था? वो नए सत्ताधारी होने के कारण उनके समक्ष अनेक समस्याएं प्रस्तुत थी। तो इन समस्याओं का वो सामना कर रहे थे, लेकिन जैसा तैसा करके उन्होंने अपनी भू राजस्व नीति को बनाया। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी भू राजस्व नीति में बंटाई प्रणाली के बारे में हम देखेंगे। बंटाई प्रणाली क्या थी? जो बंटाई प्रणाली एक यानी कि किसान होता था, उससे कर प्राप्त करने की जो प्रणाली थी इनकी, किस प्रकार से कर प्राप्त किया जाए, उसे बंटाई प्रणाली कहा जाता था। इसे गल्ला बख्शी भी कहा जाता था। और राज्य का हिस्सा हम देखेंगे बंटाई प्रणाली में क्या होता था? जो राज्य का प्रतिनिधि है, जो राज्य का क्या है? प्रतिनिधि है, राज्य के प्रतिनिधि द्वारा किसान से जो फसल की पैदावार है वह कर के रूप में प्राप्त करना, कर के रूप में प्राप्त करना क्या कहलाता था? बंटाई प्रणाली कहलाता था। अब बंटाई प्रणाली भी आगे 2-3 भागों में डिवाइड थी, 2-3 भागों में विभाजित थी। हम देखेंगे उनमें बंटाई प्रणाली जो थी वह 3 प्रकार की रहती है। बंटाई प्रणाली 3 प्रकार की रहती है। कौन कौन सी? एक तो हम देखेंगे खेत बंटाई, लक बंटाई और रास बंटाई। सबसे पहले हम देखें तो खेत बंटाई के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार की रहती है। कौन कौन सी रहती है? खेत बंटाई और दूसरी लंक बंटाई, और तीसरी कौन सी रहती है? रास बंटाई।
तो सबसे हम देखेंगे जो खेत बंटाई प्रणाली है वो किस प्रकार की थी। सबसे पहले हम देखेंगे खेत बंटाई। खेत बंटाई प्रणाली इस प्रकार की थी, यानी जो खेत होता था, जैसे हम देखें यह कोई क्या है, यह कोई खेत है और खेत में क्या है, फसल खड़ी है, ये कोई फसल खड़ी है, इस प्रकार से यह कोई फसल है। तो यहाँ का जो शासक है सुल्तान है, सुल्तान जो है वो राज्य का प्रतिनिधि है। अब सुल्तान के द्वारा जो बंटाई प्रणाली के तहत नियम है खेत बंटाई, उसमें होगा क्या, सुल्तान क्या करेगा, खड़ी फसल में से अपना हिस्सा जो है वह बांट लेगा। तो इसे क्या कहते थे, खेत बंटाई कहा जाता था। यानी खेत में जितनी भी फसल खड़ी है और खड़ी फसल में जो बांट होता था, बांट लिया जाता था, इतना बीघा है या इतना दूसरा इनका भू राजस्व है वो किसान का होगा, दूसरा राज्य का होगा। तो इस प्रकार से इसे क्या कहा जाता था, खेत बंटाई। यानी खेत को बांटना, खड़ी फसल में जो खेत है खेत को बांटना। खेत में या भूमि पर हम देखेंगे जो खड़ी फसल है, खड़ी फसल में क्या करना, राज्य का हिस्सा निर्धारित करना। राज्य का हिस्सा निर्धारित करना क्या कहलाता था, खेत बंटाई कहलाता था। और दूसरा बात करें तो लंक बंटाई जो है, लंक बंटाई क्या थी, लंक बंटाई। लंक बंटाई इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हाँ, जैसा कोई देखें हम, ये खेत है, ये खेत है, ये खेत में कोई फसल है, कटी हुई फसल है, कटी हुई फसल है, और इसे इसकी गठनियाँ हैं या मंडलियाँ हैं, जो जैसे भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कहती हैं, फसल है, इसको बांट लिया जाता था। यानी कि भूसा समेत, भूसा समेत यह किसान का हिस्सा होगा और बाकी देखें तो यह राज्य का हिस्सा या सुल्तान का हिस्सा होगा। यानी ये कोई खेत है, ये क्या है, कोई खेत है। लंक बंटाई में होता क्या था, जो कटी हुई फसल होती थी, कटी हुई फसल जो भूसा समेत राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाता था, राज्य का हिस्सा जो है निर्धारित उसमें किया जाता था, उसे लंक बंटाई कहा जाता था। फिर उसके बाद हम देखें जो तीसरा प्रकार है वो रहेगा रास बंटाई। कौन सा, रास बंटाई का रहेगा। इसमें क्या होता था, रास बंटाई में होता था, जैसे फसल निकल चुकी है, जैसे हम देखें फसल को काट लिया गया है, फसल को क्या किया गया है, काट लिया गया है। अब काट के जो भूसा अलग कर लिया गया है, भूसा अलग कर लिया गया। अब इसमें से राज्य का हिस्सा क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे रास बंटाई होती थी। यानी यह कोई फसल है, यह कोई फसल है, इस प्रकार से देखें फसल है, फसल है, इस फसल को काट लिया गया। तो सबसे पहले देखें यह कोई फसल है और फसल को खड़ी को बांट लिया गया, खेत को बांट लिया गया, तो खेत बंटाई। फिर इस फसल को काट लिया गया, फसल को क्या किया गया, काट लिया गया, काट के यहाँ रख लिया गया। अब कटी हुई फसल को जिसमें से भूसा अलग नहीं किया गया, भूसा अलग नहीं किया गया, भूसा समेत ही राज्य का हिस्सा निर्धारित कर दिया, तो यह होगी लंक बंटाई। अब रास बंटाई कौन सी थी, रास बंटाई में हम देखेंगे फसल में से भूसा व अनाज या किसी भी प्रकार की फसल है, इन दोनों को अलग अलग कर लिया जाता था। यह तो भूसा रह गया और इधर हम देखें तो अनाज रह गया। अनाज और भूसा दोनों को अलग करके उनमें से राज्य का हिस्सा निर्धारित करना क्या कहलाता था, रास बंटाई कहलाता था। नंबर 2, कानकूतिया दानाबंदी। इसका अर्थ है अनुमान के आधार पर, अनुमान के आधार पर भूमि कर है या भू राजस्व है, भू राजस्व का निर्धारण करना, भू राजस्व का निर्धारण करना क्या कहलाता था,
कानकूत या दानाबंदी कहलाता था, जिसमें हम देखेंगे अनुमान कह लें या अंदाजा कह लें, अंदाजा या अंदाज। जैसे हमारा अंदाजा के अनुसार ही हम देख लें कि जैसे हम देखें यह कोई खेत है, यह कोई खेत है, इसमें हमें पता है पिछली बार यहाँ से कितना गेहूं हुआ, 20 क्विंटल हुआ। तो राज्य का जो हिस्सा है वो यहाँ से मान लो 1/2 प्राप्त करना है, तो उसके आधार पर हम देखेंगे जो फसल खड़ी है उसमें से राज्य का जो हिस्सा है निर्धारित कर लिया जाएगा इस फसल से। यानी 20 क्विंटल है और राज्य को उसका चौथा हिस्सा देना है या तीसरा देना है, मान लो चौथा देना है, तो यहाँ पर राज्य का हिस्सा अनुमान के आधार पर कितना हो जाएगा, 5 क्विंटल हो जाएगा। अनुमान के आधार पर यहाँ पर कोई मापतौल नहीं होगी, उसके आधार पर यहाँ पर हम देखेंगे फसल का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाएगा। तो फिर से हम इसे देख लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। भू राजस्व नीति के बारे में हमने देखा, जो नए सत्ताधारी हैं इनके समक्ष कुछ समस्याएं थी, इसलिए इनकी जो भू राजस्व नीति है वो सुव्यवस्थित नहीं थी। तो उसमें हम देखेंगे आगे चल के इनकी जो भू राजस्व नीति है उनमें देखेंगे हम बंटाई प्रणाली के बारे में देखी। बंटाई प्रणाली क्या थी, यानी कि एक राज्य का निश्चित हिस्सा होता था, यानी कि भूमि से जो पैदावार होती थी उसमें राज्य का एक हिस्सा निश्चित होता था, जिसमें राज्य का जो प्रतिनिधि है वह जमीन से होने वाली पैदावार है उसे कर के रूप में वसूल कर सकता था। और बंटाई प्रणाली के भी आगे 3 प्रकार के थे, हम देखेंगे। एक तो खेत बंटाई है, दूसरा लक बंटाई है, तीसरा रास बंटाई है। तो इनमें हम देखेंगे जो खेत बंटाई क्या है। खेत बंटाई ऐसे होती थी, यानी कि फसल खड़ी है, खेत है, इस प्रकार से कोई खेत है और खेत में यह क्या है, फसल खड़ी है, तथा इस पूरे खेत को खड़ी हुई फसल समेत राज्य का हिस्सा है जो निर्धारित कर देना, उसमें बांट लेना क्या कहलाता था, खेत बंटाई। यानी खेत को बांटना, खेत में जो राज्य का हिस्सा है उसको बांट देना ही क्या कहलाता था, खेत बंटाई कहलाता था। उसके बाद है लंक बंटाई। लंक बंटाई क्या होता था, जिस प्रकार से हम देखेंगे कि खेत में फसल खड़ी है और फसल को क्या कर लिया गया, काट लिया गया, लेकिन उसे भूसा समेत यानी दाने अलग किए बिना, यह कोई खेत है, यह क्या है, खेत है, और इसमें फसल को काट लिया गया है, फसल को काट लिया गया है और भूसा समेत इस फसल में राज्य का हिस्सा निर्धारित कर देना क्या कहलाता था, लंक बंटाई कहलाता था। यानी भूसा समेत जो हिस्सा राज्य का निर्धारित होता था लंक बंटाई कहलाता था। और तीसरा हम देखेंगे रास बंटाई क्या था। रास बंटाई में होता क्या था, जो भूसा है उसमें से अनाज को अलग कर लिया जाता था तथा उसमें से राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाता था, तो वो क्या कहलाता था, रास बंटाई कहलाता था। फिर उसके बाद है कानकूत या दानाबंदी। कानकूत या दानाबंदी क्या था, अनुदान के आधार पर भूमि कर वसूल किया जाता था, अनुमान के आधार पर जो राज्य द्वारा अनुमान लगाया जाता था कि इस खेत में से 20 क्विंटल फसल होगी, अगर उसे चौथा हिस्सा निर्धारित करना है यानी 20 में से 5 क्विंटल किसका हो गया, राज्य का होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे अनुमान के आधार हो गया और बंटाई प्रणाली होगी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है जो काफ़ी प्रयास करता है आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और अपने जो हम कहेंगे अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी सुधार करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है मसाहत पद्धति। किसे अपनाया जाता है, मसाहत पद्धति को अपनाया जाता है। अब इसमें क्या होता था, जो भूकर होता था, क्या होता था, भूकर होता था, भूमिकर होता था, वह पैमाइश के आधार पर वसूल किया जाता था। किस आधार पर, पैमाइश के आधार पर वसूल किया जाता था। और वसूल किसके द्वारा किया जाता था, जो राज्य द्वारा, राज्य के जो कर्मचारी होते थे, राज्य के कर्मचारियों के द्वारा ही भूकर वसूल किया जाना। किस आधार पर, पैमाइश के आधार पर वसूल करना मसाहत पद्धति कहलाता था। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तराधिकारी थे वो दुर्बल थे, अयोग्य थे। इसके बाद हम देखेंगे मुबारक शाह खिलजी आता है। कौन सा शासक आता है, मुबारक
शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के समय हम देखेंगे कोई अलग से नीति हमें नहीं नजर आती, अलग से नीति है नहीं नजर आती, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मुबारक शाह खिलजी ने भी किसका अनुसरण किया, अलाउद्दीन खिलजी की जो भूनीति है उसे ही अपनाया होगा। लेकिन उसके बाद हम देखें जो गियासुद्दीन तुगलक है, गियासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति है, अलाउद्दीन खिलजी की जो भूनीति है, इसे क्या कर दिया, त्याग दिया। किसके द्वारा, गियासुद्दीन के द्वारा इसे त्याग दिया। अब इनके बाद हम देखेंगे एक शासक और आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति है, जो भू राजस्व नीति है, भू राजस्व नीति है, काफ़ी हद तक इसका अनुसरण करता है तथा इसके द्वारा किसानों को तकाबी या सोनधरा, क्या कहेंगे हम, तकाबी या एक सोनधरा ऋण था। क्या था, सोनधरा, यह क्या था, एक प्रकार का ऋण था। यह क्या किया गया, किसानों को दिया गया। किसे दिया गया, किसानों को दिया जाता था। अब इसके बाद हम देखें शासक आता है फिरोज शाह तुगलक। कौन सा शासक आता है, फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक जो है वह क्या करता है, तकाबी या सोनधरा ऋण है, इसे क्या करता है, माफ़ कर देता है। और फिरोज शाह खिलजी के द्वारा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी किया जाता है। किसका, नहरों का निर्माण भी किया जाता है। अब नहरों का निर्माण करेगा, उनमें क्या होगा, खर्च भी होगा। अब खर्च होगा तो खर्च किससे वसूल किया जाएगा, अब तक भी ऐसा होता है, खर्च किससे वसूल किया जाएगा, जनता से वसूल किया जाएगा। और कितना किया जाएगा, 1/10 भाग वसूल किया जाएगा, यानी 1/10 भाग वसूल किया जाता था। और इसे किस नाम से जाना जाता था, हक के शर्ब के नाम से जाना जाता था। फिर से हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों का निर्माण किया गया। तकाबी ऋण जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिया जाता है उसे भी माफ़ कर दिया जाता है। और नहरों का निर्माण किया गया तो उन पर खर्च हुआ, खर्च होगा तो किससे वसूल किया जाएगा, जनता से। और जनता पर 1/10 भाग टैक्स लिया जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, हक के शर्ब, जो एक प्रकार का क्या था, सिंचाई कर था। अब हम देखेंगे सिंचाई कर किसके द्वारा लगाया जाता है, हक के शर्ब किसके द्वारा लगाया जाता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जो सीधी सी बात है, जो नहरों का निर्माण करेगा, सिंचाई की व्यवस्था करेगा, वही इस कर को लगाएगा। अब इसे फिर से देख लेंगे हम मसाहत पद्धति से, जो आगे का हमारा गेम है उसमें हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। पहले तो दानाबंदी होती थी, बंटाई प्रणाली होती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को समय मिलता है उसके द्वारा मसाहत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जो भूमि की पैमाइश है उसके आधार पर वसूल की जाती थी। एक बात और हम यहाँ पर देखेंगे, एक पद था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की गई, जिसमें भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए एक खेत की बाड़ाबंदी की जाती है, उपजाऊ बनाने के लिए तथा भूमि का विस्तार करने के लिए इस पद की स्थापना की गई थी। और फिर दूसरा हम देखेंगे दीवान ए कोही की कृषि में विस्तार करने के लिए तथा अच्छी तरह से जो राजस्व वसूली होती थी उसके लिए दीवान ए कोही जो पद है इसकी स्थापना की जाती है। तथा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक बात और है, जो रजिस्टर लगवाए जाते हैं, जो राज्य का व्यय होता था उसके लेखा के लिए क्या किया जाता है, रजिस्टर लगवाए जाते हैं, या आय व्यय के लिए रजिस्टर लगवाए जाते हैं, या उनका लेखा रखा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मसाहत पद्धति भूमि की पैमाइश के आधार पर वसूल किया जाने वाला एक कर था, और यह किसके द्वारा, राज्य के जो कर्मचारी लोग होते थे उनके द्वारा वसूल किया जाता था। इसे मसाहत पद्धति कहा गया। पहली बार भूमि की पैमाइश के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ऐसा किया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे मुबारक शाह खिलजी आता है। मुबारक शाह जो खिलजी है इसने कोई अलग से नीति नहीं अपनाई, क्योंकि हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की जो भू राजस्व नीति है उसी के बारे में हमें पढ़ने को मिला है, कोई इसकी विशेष नीति का हमें नहीं पढ़ने को मिला, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसने अलाउद्दीन खिलजी का ही
अनुसरण किया होगा। उसके बाद देखेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी के बाद हम देखेंगे जो गयासुद्दीन है वो क्या करता है। गयासुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी जो इसकी नीति को त्याग देता है। मोहम्मद बिन तुगलक आता है, इसके द्वारा भू राजस्व की जो नीति है अलाउद्दीन खिलजी की उसका अनुसरण ही किया जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक और तकाबी या सोन धरा ऋण है। कौन सा? सोन धरा। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तकाबी क्या है? एक प्रकार का ऋण है, इसे सोन धरा भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह किसे दिया जाता है? किसानों को दिया जाने वाला एक ऋण था। तथा फिरोज शाह तुगलक आता है तो इस ऋण को क्या कर देता है? माफ कर देता है। दिया किसके द्वारा जाता है? स्टार्ट किसके द्वारा किया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और माफ किसके द्वारा किया जाता है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों का भी निर्माण किया जाता है, नहरों का निर्माण किया जाता है तथा बदले में 1/10 भाग है जो सिंचाई के रूप में वसूल किया जाता है, जिसे हक के शर्ब के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो फिरोज शाह तुगलक है। कौन सा शासक है? फिरोज शाह तुगलक। किस वंश का है? तुगलक वंश का शासक है। इसके जो उत्तराधिकारी हैं वो क्या होते हैं? अयोग्य या दुर्बल सिद्ध होते हैं। और यह अमीर होते हैं जो सल्तनतकालीन अमीर थे, या हम कहेंगे जो सरदार थे उस समय के अमीर थे या सरदार थे। इनकी कठपुतली बने। हमने देखा है जो अमीर सरदार होते थे इनका वर्चस्व सल्तनत काल में बना होता था तथा अपने गुलाम दास को रखते थे जो सुल्तान होते थे, ताकि इनके साथ संतुलन बना रहे। अब इनके बीच क्या होता था? इन दोनों के बीच संघर्ष भी होता था, यानी कि संघर्षरत रहते थे तथा अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लड़ते रहते थे। दूसरा क्या था? दिल्ली सल्तनत के अधीन जितने भी उनके सामंत कहें या अक्तादार कहें, उन्होंने क्या किया? कमज़ोर स्थिति पाकर, जो दिल्ली के अयोग्य सुल्तान थे उनकी कमज़ोर स्थिति पाकर क्या किया? स्वतंत्र होना शुरू कर दिया, यानी कि मुक्त होने लगे। किससे? दिल्ली से उन्हें मुक्त होना शुरू कर दिया। इतने में होता क्या है? 1398 ईस्वी में जब हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे 1398 ईस्वी में होता क्या है? तैमूर का तूफान आता है। कौन सा आता है? तैमूर का आक्रमण होता है। कब होता है? 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण होता है। इससे पहले ही हम देखेंगे जो इनकी नींव है कमज़ोर हो चुकी थी, इनकी नींव जो है हिल चुकी थी। इस आक्रमण से पहले नींव इनकी हिल चुकी थी क्योंकि उत्तराधिकारी क्या थे? कमज़ोर थे। इसके बाद 1398 ईस्वी में होता क्या है? तैमूर का आक्रमण हो जाता है और दिल्ली का जो राज्य है वह तैमूर के तूफान से क्या होता है? एक ठूंठ मात्र रह जाता है, यानी पहले ही कमज़ोर हो चुका था, लेकिन तैमूर के आक्रमण के साथ इसकी हालात और खस्ताओगी से कमज़ोर बना दिया गया। तो इसके बाद जो है हम देखेंगे 1414 ईस्वी में जो सत्ता है किसके हाथों में आ जाती है? सैयद वंश के हाथों में आ जाती है। अब भू राजस्व नीतियाँ क्या रहेंगी? सैयद वंश बिल्कुल क्या है? कमज़ोर वंश था, एक दुर्बल वंश था। यह शुरुआत कैसे करता है? तैमूर के अधीन ही शासन करता है खिजर खां। इस प्रकार से हम देखेंगे तैमूर के आक्रमण के बाद जो जर्जर हालात थे दिल्ली के वो बिल्कुल ही पस्त हो गए। इनकी जो दिल्ली सल्तनत की अभी जो कच्ची दीवार थी वो भर कर गिर पड़ी। इसके बाद जो है शासन लोधियों का आता है। यहाँ पर हम देखेंगे भू राजस्व नीति जो हमने पढ़ रखी है यहाँ तक धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती, क्योंकि पहले से हम देखेंगे नए सत्ताधारी होने के कारण वह अपनी भू राजस्व नीति है उसको निश्चित नहीं कर पाए। उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और वह विस्तार को अपनाया। जब उन्होंने विस्तार को अपनाया, साथ साथ में विस्तारवादी जो उनकी नीति थी उसको अपनाया, लेकिन अपनी भू राजस्व नीति थी उसको भी उन्होंने आगे बनाया। लेकिन इसे सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, भू राजस्व नीति है, इसे सुदृढ़ जो बनाए रखने के लिए क्या किया उन्होंने? सुदृढ़ बनाए रखने के लिए उन्होंने भू राजस्व नीति है, जो भू राजस्व नीति है उस पर ज़्यादा
ध्यान नहीं दे पाए, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। फिर से हम देख लेंगे, बारी बारी से हम देख लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। फिरोज शाह तुगलक के बाद के जो उत्तराधिकारी हैं उनमें हम देखेंगे अयोग्य व दुर्बल थे, अमीर सरदार थे, उनकी कठपुतली बन चुके थे और सत्ता को लेकर इनमें आपसी संघर्ष होता रहता था। लेकिन हम देखेंगे जैसे ही उत्तराधिकारी कमजोर आता है तो होता क्या है, नीचे के जो सामंत हैं या अमीर सरदार हैं वो अपने आप को दिल्ली से मुक्त करने लगते हैं। इतने में क्या होता है, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण होता है भारत पर। तैमूर का आक्रमण होता है भारत पर, जो बाबर को भी इस भारत की सत्ता का दावेदार आगे ठहराएगा। अब इस आक्रमण के समय भारत के जर्जर हालात थे, तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली सुल्तानों की सत्ता ऐसे बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, जर्जर कर दिया। और उसके बाद शासन जिनका आता है, जो अगला वंश आता है सैयद वंश आता है, बिल्कुल कमजोर वंश था। इन्होंने खिज्र का इनका पहला शासक बनता है और तैमूर के जो अधीन यह शासन करता है, तथा इसके द्वारा कोई सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की जाती। और यह भू राजस्व नीति क्या बनाएगा, जब यह खुद को सुल्तान नहीं कहला पाया, खुतबा भी नहीं स्वयं का पढ़ा और कोई सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की, तो इसके द्वारा इनके अधीन शासन किया जाता है। अब सुल्तानों की इस विस्तारवादी नीति के सुदृढ़ करने के चक्कर में क्या हुआ, अपनी कोई ठोस भू राजस्व नीति नहीं बना पाए। लेकिन जितना भी था हमने इनकी भू राजस्व नीति के बारे में पढ़ा था, वो हमने ढंग से इसको पढ़ लिया है, एग्जाम में प्रश्न इसमें से पढ़ जाएगा। तो इसी के साथ ही हम देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है, लेसन था सल्तनतकालीन भू राजस्व नीति, यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम सुल्तान जो थे दिल्ली सल्तनत के, उनका सैन्य व्यवस्था। तो भटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।